हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में पठारों के बारे में बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पर्वतों के बाद, स्थलों के बाद जो है पठारों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और हम आज जो है पठार के बारे में चर्चा जब करने जाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे पठार कितने प्रकार के हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं बच्चों, और किस प्रकार से पठारों का उदय हुआ था। क्योंकि जब मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा था, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के बारे में पढ़ाया है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे पृथ्वी में दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक बहिर्जात बल होता है, एक अंतर्जात बल होता है। और इन दोनों बलों के कारण जो है बच्चों निकल के जो आता है पठार वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब हम बहिर्जात बलों का क्या कारण है, अंतर्जात बलों का क्या कारण है, ये दोनों आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पठारों के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि पठारों की जो ऊंचाई होती है वो पर्वतों से कम होती है, याद रखेंगे, पर्वतों से कम होती है। और पूरे के पूरे विश्व में जो है 33% भाग पे, 100 में बच्चा 33%, ठीक है ना, 33% भाग पे जो है वो कौन है, पठारों का विस्तार है। ये याद रखना है आपको, 33%। लेकिन पठार कहते किसे हैं। देखिए, आप कह सकते हैं कि 200 मीटर या उससे अधिक की जो भी ऊंचाई होती है, अगर हम कह दें कि मैदानों से अधिक ऊंचाई और पर्वतों से कम ऊंचाई, ठीक है ना। पठार और पर्वत में अंतर क्या है, पर्वत बेटा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, पर्वत कुछ इस प्रकार का होगा, लेकिन पठारों को देखेंगे तो लगभग इस प्रकार का होगा, ठीक है बच्चों। कहते हैं कि पठारों की जो ढाल होती है वो पूरा का पूरा खड़ा ढाल होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ये ढाल ना, कहीं कहीं आपको ये ढाल ऐसे भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आपको ढाल मिल सकता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ऊपर की जो छत होती है बेटा वो बहुत सपाट होती है, ठीक है ना। वो सपाट छत होती है यातायात के लिए, या उस पर भी उच्चावच पाए जाते हैं, इस पर कृषि वगैरह भी हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पर्वतों की जो ऊंचाई होती है पठारों से ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने के साथ साथ पर्वतों का जो ऊपरी सिरा है वो पूरा का पूरा कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, नुकीला होता है। लेकिन वहीं पठारों का क्या होता है, ये पर्वतों से थोड़ा तो नीचे होते हैं, लेकिन मैदानी भागों से ये ऊपर होते हैं, मैदानी भागों से ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती है। और इनका जो ढाल होता है वो पर्वतों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण कहने का मतलब खड़ी ढाल होती है बच्चों, ठीक है ना। और ऊपर का जो हिस्सा होता है सपाट होता है, आप एक मेज कह सकते हैं, मेज के आकार का होता है, और एक विस्तृत भाग होता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने जान लिया कि पठार क्या है और विश्व के कितने % भागों पे पठारों का यहाँ पे विस्तार है बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा पठारों के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या जिम्मेदार हैं, किस प्रकार से जो है पृथ्वी के अंतर्जात या बहिर्जात बलों में क्या परिवर्तन होता है कि ये पठार निकल के आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं आपको नॉर्मली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद जो है हम देखेंगे अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण, ठीक है। तो बेटा एक बात बताइएगा, जब भी हमारे दिमाग में पठार आता है तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैदानी भागों से ऊंचा भाग होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक समतल भूमि थी, एक समतल भूमि थी बच्चों, ठीक है ना। और समतल भूमि का ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया, ठीक है ना, ज़रा ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा जो है नीचे धंस गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा जो है नीचे धंस के यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है अपनी जगह पे है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी विस्तृत भूमि का कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ धंस जाता है, तो जो ऊपर वाला भाग होता है हम कह सकते हैं वो भी क्या है, एक पठार है। क्योंकि वो मैदानी भागों से क्या है, ऊपर है, और एक सपाट भूमि है बच्चों, ठीक है ना। 200 मीटर से लेकर के लगभग 2000 मीटर तक के पठार हो सकते हैं, या इससे भी अधिक ऊंचाई के पठार पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पठार और पर्वतों में जो है अंतर आप कर सकते हैं। पठार किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत का जो कह सकते हैं जो ढलान होता है वो तो हल्का होता है, लेकिन इसका जो ढाल होता है वो तीक्ष्ण होता है। दूसरी चीज़ अगर आपको समझनी है तो पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है वो नुकीला होता है, लेकिन इसका जो है सपाट होता है। तो एक कारण तो ये हो गया कि आसपास की भूमि का जो है नीचे धंस जाना, जिससे एक विस्तृत जो खंड है बच्चों, क्षेत्र का जो खंड है वो धंस न पाने के कारण अगर वो ऊपर उठा रह गया, तो उसका नाम हम क्या कहते हैं कालांतर में, कि वो पठार है बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत सारे पठार हैं हमारे यहाँ, ठीक है बच्चों, सारा एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ें, अगर इसके उल्टा हो जाए बच्चों, ठीक है ना,
इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि हमारे यहाँ पोटवार का पठार है बच्चों, ठीक है, दिल्ली के आसपास का जो पठार है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी ज्योग्राफी, तो हमारे यहाँ जो सिंधु कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा का जो मैदान आज देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे केवल एक ही नदियाँ होकर के गुजरती थी पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है ना। कह सकते हैं कि इंडो ब्रह्मा नदी यहाँ पे कहा जाता था इसको, वो जो है पूरब से कह सकते हैं असम के साइड से बहती हुई बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होती हुई बच्चों वो पाकिस्तान तक होकर के जाती थी। लेकिन दिल्ली के पास जो है बच्चों, ये पठार का जब उत्थान हुआ, पोटवार पठार का जब उत्थान होता है बच्चों, तो इस पठार के उत्थान की वजह से तीनों नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया बच्चों, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि अगर कहीं पे स्थल खंड ऊपर हो जाता है आसपास के क्षेत्रों से, तो ये स्थल खंड ऊपर कैसे होगा, पृथ्वी के अंदर की जो भी बल लगता है बच्चों, उसको कहते हैं अंतर्जात बल। तो उन अंतर्जात बलों के कारण कहीं कहीं स्थल खंड क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया दिल्ली के पास का जो पोटवार पठार है उसको, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब ऊपर उठ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और ये क्या हो गया, आपका एक भाग जो है ऊपर उठ जाता है। अगर ये भाग ऊपर उठ जाएगा तो देखेंगे कि ये क्या है, एक सपाट भूमि है बच्चों, ठीक है ना। तो आस पास के क्षेत्र से ऊपर उठने का मतलब ये थोड़ी है कि पर्वत है, क्योंकि पर्वत तो अलग चीज़ होता है। पर्वत की कम से कम आप कह सकते हैं कि जो उनका निर्माण कार्य होता है वो अलग होता है इनकी तुलना में, ठीक है। और उनकी ऊंचाइयां भी बच्चों इनसे ज़्यादा होती है। उस आधार पे पर्वत और पठारों को हम यहाँ पे बांटते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा क्या होगा, ये जो होगा, अगर अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी का अगर ऊपर एक विस्तृत हिस्सा अगर उठ जाता है बच्चों, तो उसको कहते हैं क्या, उसको आप कह सकते हैं वो पठार है, ठीक है ना। क्योंकि आसपास के जो क्षेत्रों से उसकी जो ढलान है वो तीक्ष्ण है और सपाट भूमि है और इससे ऊंचाई भी इसकी ज़्यादा है। तो याद कर सकते हैं, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जो पठार होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं बच्चों, यानी पर्वत, इनकी ऊंचाई में पर्वतों के बाद इनका नंबर आता है और क्षेत्रीय विस्तार में कह सकते हैं मैदानों के बाद इनका नंबर आता है, ठीक है ना। ये द्वितीय प्रकार के उच्चावच हैं, ठीक है। अब आगे की बात अगर लेके चलें तो आगे है ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है, बनाए गए पठार। ज्वालामुखी के द्वारा भी पठार बनाए जाते हैं बच्चों, कैसे, तो मैंने आपको बताया कि जो दक्कन का पठार है हमारा, ठीक है बच्चों, वो किससे बना है, वो दरारी उद्भेदन से बना है बच्चों। दरारी उद्भेदन का मतलब होता है दरारों से जो है ज्वालामुखी इकट्ठा होता गया, और वो ज्वालामुखी जो है फैलते 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 फैलते, एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ज़मीन से जब ज्वालामुखी निकल रही थी, तो ये क्या है, फैलते फैलते मान लेता हूँ कि कोई अवरोध आया और यहाँ पे जमा होती गई, फिर यहाँ से आई बेटा और ये जमा होती गई। ऐसे क्या होगा, ये जो दरारी उद्भेदन के द्वारा जो है बच्चों, जो एक स्थल से ऊंचा भाग बनता चला गया, स्थल से ऊंचा भाग बनता चला गया बच्चों, कह देंगे कि उसकी ज़मीन कैसी है, सपाट है, ढलान तीक्ष्ण है और स्थल भाग से उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि ये भी एक पठार है। और इसका एक उदाहरण ले सकते हैं हमारे खुद का भारत का प्रायद्वीपी पठार, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं यूएसए का कोलंबिया पठार बच्चों, ये सब जो है आपके लावा पठार के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उदाहरण हो सकते हैं। और नदियों के द्वारा भी कहीं क्या होता है कि जो सिल्ट मात्रा अपर्दन के द्वारा जो है, जो अपर्दन का निक्षेप एक जगह पे किया जाता है, तो नदियाँ सैकड़ों करोड़ों वर्षों बाद जब धीरे धीरे निक्षेप करती जाती हैं, तो वो जगह जो है आसपास की जगहों से ऊपर उठ जाता है। तो वैसे कह सकते हैं कि वो जगह भी पठारों के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मिल सकते हैं कि किस प्रकार से पठारों का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है ना। अब जो है हम चर्चा स्टार्ट करेंगे अपना बहिर्जात, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पठारों के उत्थान के लिए दो बल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। पठारों के निर्माण के लिए याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, पठारों के निर्माण के लिए क्या है, जो बल लगेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसमें दो बल काम करेंगे, ठीक है। एक बहिर्जात बल, एक अंतर्जात बल, ठीक है ना बच्चों, बहिर्जात बल, ठीक है बच्चों, और एक हो जाएगा आपका अंतर्जात बल, ठीक है बच्चों, अंतर्जात बल, ठीक है बच्चों, अंतर्जात बल। यानी बहिर्जात बल का मतलब है कि पृथ्वी के बाहरी, मतलब कि जो पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी के बाहर जो बल काम करते हैं, जैसे कि वायु है, जल है, हिमानी है, इनके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है बच्चों, या पठारों का निर्माण होता है, सॉरी, उसको हम कहते हैं बहिर्जात। और अंतर्जात बल का मतलब ये है कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जिन पठारों का उत्थान होता है उनको कहते हैं अंतर्जात बल के द्वारा, ठीक है बच्चों।
अब ज़रा ध्यान देंगे, एक एक पढ़ते चलेंगे बच्चों यहाँ से, तो ज़रा ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को आपको। अगर हम बात करेंगे अब बहिर्जात बल की, तो बहिर्जात बल में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है बच्चों। बहिर्जात में अगर आप देखेंगे 3 चीज़ें क्या होंगी बच्चा, एक हो जाएगी हिमानी पठार, ठीक है बच्चों। बहिर्जात बल के कारण जो पठार है, हिमानी पठार आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लेंगे तो पवन पठार आ जाएगा, ठीक है ना। पवन पठार या पवन द्वारा निर्मित पठार ये भी कह सकते हैं। पवन पठार मतलब पवन द्वारा, यानी वायु के द्वारा निर्मित पठार, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा जल पठार। जल पठार का मतलब होता है कि जलों के द्वारा या नदियों के द्वारा जो पठारों का निर्माण हुआ है उनको यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि हिमानी पठार का मतलब ये है कि पर्वतों के ऊपर बच्चों, पर्वतों के ऊपर आप देखते हैं बर्फ़ का बहुत बड़ा बड़ा जो है ग्लेशियर होता है बच्चों, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा बर्फ़ का एक पूरा पूरा आवरण होता है, और वो क्या होता है कि पर्वतों पे सरकना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। जब वो पर्वतों पे सरकना स्टार्ट करेंगे तो आप याद रखेंगे, जब वो सरकना स्टार्ट करेंगे तो ये वाली भूमि को धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, ये वाली भूमि को धीरे धीरे वो रगड़ते जाएंगे, यानी कि अपर्दन के द्वारा काट करके क्या कर देंगे, ऊपर की ये परत पूरा का पूरा सपाट कर देते हैं। मतलब हिमानी जो होते हैं, बड़े बड़े जो बर्फ़ के चट्टान होते हैं, वो क्या होगा कि धीरे धीरे पर्वतों पे घिसते 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 उनका अपर्दन करके ऊपरी भाग जो होता है वो सपाट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि पठारों का निर्माण होता है। और इस प्रकार का पठार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा पठार है इस प्रकार का, ठीक है बच्चों, तो आप कहेंगे गढ़वाल का पठार, ठीक है ना। भारत में इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। इस पठार का अगर आप एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों तो क्या होगा, गढ़वाल का पठार बच्चों, ठीक है ना। गढ़वाल पठार, ठीक है। भारत का जो गढ़वाल पठार है ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है, तो भारत के अंदर है बच्चों, ठीक है। भारत में गढ़वाल पठार है। और फिर देखेंगे पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम अगर आप देखेंगे जर्मनी का प्रसिया, ठीक है बच्चों, प्रसिया पठार, ठीक है बच्चों। जर्मनी का जो प्रासिया का पठार है वो भी जो है वो हिमानी निक्षेप का ही कारण है बच्चों, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हिमानी पठार किसे कहते हैं, तो हिमानियों के द्वारा जो पठार निर्मित होते हैं, यानी हिमानी के द्वारा या फिर कहते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा पर्वतों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो पठार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे उसे हम लोग कहते हैं सीधे सीधे हिमानी पठार। और यहाँ पे मैंने आपको 2 पठारों का एग्जाम्पल दे दिया। गढ़वाल का पठार कहाँ पे है, भारत के अंदर है। और जर्मनी का प्रसिया का पठार बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों जो है हिमानी पठार की एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसको आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिमानी पठार। आइए बच्चों हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। यहाँ पे पवन पठार देखते हैं बच्चों। पवन पठार का मतलब ये होता है हवाओं के द्वारा निर्मित पठार। एक बात ज़रा बताइएगा, हवाएं जब बच्चा चलती है ना तो वो धूल कण जो है उड़ा उड़ा करके लेके जाती हैं और कहीं न कहीं एक जगह पे उसका निक्षेप करना प्रारंभ कर देती हैं। और ये निक्षेप करते अगर आप रेगिस्तान में देखेंगे तो जिस तरह से हवा चलती है बच्चों, उस साइड में होता क्या है कि वहाँ पे बालू के रेत उड़ करके किसी एक जगह पे इकट्ठा होना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कोई झाड़ी है, उन झाड़ियों से टकराने के बाद बच्चों वहाँ पे एक पूरे टीलानुमा जो होता है एक संरचना बन जाती है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पवन के द्वारा जब मिट्टी उड़ा कर ले जाई जाती है धीरे 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 धीरे, ये 1-2 दिन में नहीं होता है, बल्कि इसके लिए बहुत समय लग जाता है बच्चों, ठीक है ना। और एक समय ऐसा आता है जब ये हवाएं उन मिट्टियों को उठा करके इस प्रकार से ले जा करके उनको निक्षेपित करना स्टार्ट कर देती हैं कि वो स्थल भाग से उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है और पर्वतों से कम रहती है, और सपाट सतह होने के कारण उसको हम कहते हैं पठार। लेकिन वो पठार किसके द्वारा निर्मित हुआ, तो बहिर्जातीय। ये पवन वन क्या है बच्चों की पृथ्वी के बाहरी बल लग रहे हैं, पृथ्वी के बाहर बल लग रहा है। तो ये पवन पठार जो है आप कह सकते हैं कि पवन के द्वारा निर्मित पठार का, यानी वायु के द्वारा निर्मित पठार को हम लोग पवन पठार कहते हैं। और इसमें 2 सुंदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, पोटावर का पठार, ठीक है ना, पोटावर का पठार। अगर आप इसका लोकेशन देखें तो पाकिस्तान के अंदर बेटा, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पोटावर का जो पठार है बेटा आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। और सबसे सुंदर एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, लोएस का पठार बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा, लोयस का पठार कहाँ पे है, ये है बेटा चीन के अंदर। लोएस का मैदान भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, लोएस का पठार भी है।
यानी कि धूल से भरे हुए पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये पठार है। आप कह सकते हैं लोएस का पठार कहाँ स्थित है, चीन के अंदर है। पोटावर का पठार कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के अंदर है। इससे आपको पठारों के बारे में भी जानकारी होती जा रही है कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा जल पठार के बारे में। यहाँ पे जल पठार देखते हैं बच्चा, जल पठार क्या कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे जल पठार मतलब नदियों के द्वारा जो कटान होता है, नदियों के द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है, अपर्दन कार्य के परिणाम स्वरूप जितने भी शिष्ट बचते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उन कणों का जो है कहीं न कहीं नदियाँ निक्षेपित करती हैं। और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो होता है, वहाँ धीरे धीरे कणों को ले जाके जमा करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वहाँ की जो संरचना होती है वो आसपास के भूमि से ज़्यादा ऊंची हो जाती है और सपाट सतह होने के कारण उसका नाम दे देते हैं पठार। लेकिन किसके द्वारा निर्मित है, तो जल के द्वारा, नदियों के द्वारा निर्मित है, इसलिए हम कहते हैं उसको जल पठार है। और इस टाइप के भारत में अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप ले लेंगे इस टाइप के पठार का, तो आप कह सकते हैं बिंद का पठार, ठीक है बच्चों, बिंद का पठार एक बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, बिंद का पठार, ठीक है ना। चेरापूंजी का पठार बच्चों, ठीक है ना, चेरापूंजी का पठार, बिंद का पठार और ये हो जाएगा आपका चेरापूंजी का पठार। ये दोनों आपके कहाँ पे है, भारत के अंदर है बच्चों, ठीक है ना। और एक तीसरा एग्जाम्पल आप ले लेंगे सान का पठार, ठीक है बच्चों, सान का पठार। ये कहाँ पे है, अगर आपसे पूछ देगा, अगर किसी एग्जाम्पल में पूछ देगा सान का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है और आपको 4 एग्जाम्पल दे दिया, तो बच्चे फंस जाएंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही सुना है उन्होंने, ठीक है ना। तो सान का जो पठार है बेटा वो म्यांमार में है, कहाँ पे है, म्यांमार के अंदर है। और वो भी जो है नदियों के द्वारा निक्षेपित किए गए पदार्थों से बनाया गया है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गए हमारे बहिर्जात बलों के कारण जो पठारों का निर्माण हुआ है, उन पठारों को हमने यहाँ पे देख लिया है। आइए अगले पठार के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हो सकता है आपका अंतर्जात बलों के कारण, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अंतर्जात बलों के कारण। तो अंतर्जात बलों के कारण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो पठार आएगा बच्चों वो है आपका अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आएगा इसके थ्रू, इसके थ्रू जो होगा सबसे पहला आएगा अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय, अंतरा पर्वतीय कह सकते हैं, ठीक है ना, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार बच्चों, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा ये अंतरा पर्वतीय पठार क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे पठार जो जिनके चारों तरफ क्या हो, जिनके चारों तरफ पर्वत हो, या कह सकते हैं कि वे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं उनको कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। याद रखेंगे, ऐसे पठार जो चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं बाबू, तो यहाँ पे अंतरा पर्वतीय पदार्थों पूरे के पूरे पर्वत से चारों तरफ से क्या होते हैं बेटा, ये पर्वत से घिरे होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है। यानी कि पठार जो होता है बीच में होगा और इसके चारों तरफ क्या होंगे, पर्वत होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, अंतरा पर्वतीय पठार की जो एग्जाम्पल होंगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार बच्चों, ठीक है ना, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार। कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, तिब्बत का पठार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो तिब्बत का पठार, ठीक है बेटा, तो तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बोलविया और कह सकते हैं कि पेरू का पठार बच्चों, ठीक है ना, बोलविया, ठीक है ना, बोलविया व पेरू का पठार बच्चों, ठीक है ना, पेरू का पठार, बोलविया और पेरू का पठार। तीसरा हो जाएगा आपका कोलंबिया का पठार, कोलंबिया, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया का पठार हो जाएगा। कोलंबिया के पठार के बाद मेक्सिको का पठार हो जाएगा, ठीक है बच्चों, मेक्सिको का पठार, याद रखेंगे यहाँ पे मेक्सिको का पठार। मतलब अंतरा पर्वतीय पठार के अंदर बच्चों ये सारे के सारे पठार आ जाएंगे, तिब्बत का पठार, बोलविया व पेरू का पठार, व कोलंबिया पठार और मेक्सिको का पठार बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक जो है, यहाँ तक बच्चों आपको पूरा का पूरा याद रखना है। बोलविया है बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको, कौन सा है, बोलविया है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, बोलविया है, बोलीविया, ठीक है बच्चों, बोलीविया व पेरू का पठार। बात समझ में आई।
ये पठार जो है आपका पड़ेगा कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। तिब्बत का पठार आप जानते हैं एशिया में पड़ता है बेटा, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के अंदर है, सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ा पठार याद रखेंगे, सबसे बड़ा पठार अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा है, तिब्बत का पठार, ठीक है ना, सबसे बड़ा पठार, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा पठार है ये, ठीक है बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ऊंचा हो जाएगा पामीर का पठार, ठीक है बच्चों। ऊंचा अगर पूछेगा आपसे विश्व का सबसे ऊंचा, ये हो जाएगा पामीर का पठार हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, पामीर का पठार होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और आप कोलंबिया के पठार को देखें तो ये यूएसए के अंदर है और ये तो मैक्सिको के अंदर है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग चलेंगे अगले टाइप के पास, ठीक है बच्चों, जैसे है आपका गिरिपाद का पठार, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे गिरिपाद का पठार बच्चों। अगला जो इसका हो जाएगा यहाँ पे वो होगा गिरिपाद का पठार, ठीक है बच्चों। कौन सा होगा, गिरिपाद पठार, ठीक है ना। गिरिपाद पठार क्या है, ज़रा ध्यान देंगे, ऐसा पठार जो एक तरफ से पर्वत से घिरा होता है और दूसरी तरफ जो है मैदान या सागरों से घिरा होता है, उसे कहते हैं गिरिपाद पठार। यानी कि एक तरफ तो पर्वत से घिरा होगा, दूसरी तरफ या तो मैदान हो सकता है या तो सागर हो सकता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है यूएसए का पीडमांट पठार बच्चों, ठीक है ना, पीडमांट पठार, ठीक है ना। पीडमांट पठार जो है यूएसए में है बच्चों, और ये किससे घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं अल्पेशियन पर्वत, ठीक है ना, अल्पेशियन पर्वत, एक तरफ तो अल्पेशियन पर्वत है और दूसरी तरफ ले सकते हैं वह अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका गिरिपाद पठार क्या एग्जाम्पल, पीडमांट का पठार। अब ये दूसरा हो जाएगा पेटागोनिया का, ठीक है बच्चों, पेटागोनिया का याद रखेंगे, पेटागोनिया का बहुत सारा मरुस्थल भी है बच्चों, बहुत सारे लोग कहते हैं पेटागोनिया का मरुस्थल, लेकिन पेटागोनिया का पठार भी है, ठीक है बच्चों, पेटागोनिया का पठार, ठीक है। तो यहाँ पे मरुस्थल भी है और पेटागोनिया का पठार भी है। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है बेटा, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के अंदर है पेटागोनिया का पठार। और पीडमांट पठार जो है वो है आपका यूएसए के अंदर, इसको आपको जो है याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, भूलना नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक हो गया सभी का। आइए देखते हैं यहाँ पे, चूँकि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगला टाइप क्या है हमारा, गुंबदाकार पठार, ठीक है बच्चों, गुंबदाकार पठार अगला है बेटा। यहाँ पे अगला टाइप है तीसरा वाला, गुंबदाकार पठार। तो गुंबदाकार पठार अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा पठार बच्चों, जब पर्वत निर्माण क्रिया होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब पर्वतों का निर्माण होता है तो पर्वतों के निर्माण के समय ऐसा होता है कि जब दो तरफ से दो प्लेटें जब दबती हैं तो किनारे और दोनों किनारों पे वलन की क्रिया होती है बच्चों। वलन के कारण क्या होता है कि जब एक प्रेशर पड़ता है दोनों बीच में, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे मैं कह दूँ, यहाँ से एक प्लेट आ रही है, ठीक है ना बच्चों, और दूसरी प्लेट यहाँ से आ रही है बच्चों, ठीक है ना। अब ये जब दोनों प्लेट एक साइड में बढ़ती हैं तो यहाँ का जो पदार्थ होगा वो इनके दबाव के कारण जो है बच्चों, बीच वाला पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना, बीच वाला पार्ट क्या होगा बेटा, ऊपर उठ जाएगा। इनके दबाव के कारण जो है यहाँ का टोटल जो पदार्थ है वो बीच वाला पार्ट क्या होगा बेटा, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और उसे ही कहते हैं गुंबदाकार पठार, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे क्या भारत में ऐसा पठार है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है बच्चों। छोटा नागपुर का जो पठार है वो गुंबदाकार पठार का ही एक एग्जाम्पल है। और यूएसए का ओजार्क पठार, ठीक है बच्चों, ओजार्क पठार भी क्या है, गुंबदाकार ही पठार है, ओजार्क पठार। और आप देखेंगे चंबल घाटी में जो है आपका कह सकते हैं कि वहाँ भी एक पठार है बच्चों, ठीक है ना। तो चंबल घाटी के अंदर भी जो पठार है उसका भी नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे,
गुंबद बच्चों, ठीक है ना। क्या है आपका? रामगढ़ गुंबद, ठीक है ना। रामगढ़ गुंबद जो है, ये 3 पठार आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। कौन कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, यूएसए का औजार पठार और चंबल घाटी का रामगढ़ गुंबद बच्चों, ठीक है ना। ये जो है आपके गुंबदाकार पठार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप फटाफट इसका भी एग्जाम कह सकते हैं कि इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है यहाँ पे महाद्वीपीय पठार बच्चों, ठीक है ना। महाद्वीपीय पठार याद रखेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चौथा नंबर जो है अंतर्जात बलों के कारण महाद्वीपीय पठार, ठीक है बाबू। अब महाद्वीपीय पठार के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसा पठार जो पर्वतों से दूर होता है, ऐसा नहीं कि उसके चारों तरफ पर्वत नहीं रहेंगे, उसके किसी भी तरफ पर्वत नहीं रहेगा बच्चों। पर्वतों से दूर मैदान या सागरों से ये घिरा हुआ हो सकता है, उसे कहते हैं बच्चों क्या? तो उसे कह सकते हैं हम लोग महाद्वीपीय पठार, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो मेरे मानना है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है बच्चों। यानी कि महाद्वीपीय पठार जो है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक महाद्वीपीय पठार भी है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब अगला जो है हमारा तटीय पठार है बच्चों, ठीक है ना। अगला ले लेते हैं यहाँ पे तटीय पठार, जो 5वां नंबर है आपका तटीय पठार का है। अब तटीय पठार किसे कहते हैं? ऐसा पठार जो सागरों के किनारे होता है बच्चों। अगर सागरों के किनारे कोई पठार है तो आप कह सकते हो वो कैसा पठार है? तटीय पठार है। आप सब लिखते चलिएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेंगे तो भारत का कोरोमंडल तट जो है बच्चों, वो एक क्या है? वो तटीय पठार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तटीय पठार का उदाहरण है। क्या बेटा? उदाहरण है, याद रखेंगे इसको। भारत का जो कोरोमंडल तट है वो तटीय पठार का जो है पठार का यहाँ पे उदाहरण हो सकता है। अगला यहाँ पे हो जाएगा ज्वालामुखी पठार बच्चों, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा 6ठे नंबर पे? ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार के रूप में अगर देंगे तो ज्वालामुखी के द्वारा जो है निर्मित पठार कौन कहते हैं? ज्वालामुखी पठार। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो अभी मैंने आपको बताया भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन पठार भी कहते हैं बेटा यहाँ पे। और अगला हो जाएगा कोलंबिया का पठार, ठीक है ना, यूएसए के कोलंबिया, ठीक है ना, कोलंबिया का पठार। याद रहेगा बच्चों, कोलंबिया का जो पठार है ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमने देख लिया है अंतर्जात बलों के कारण और बहिर्जात बलों के कारण पठार किस प्रकार से निर्मित होते हैं, किसे कौन सा पठार कहते हैं, कौन सा जलीय पठार है। और मैंने आपको इसका एक एक दो दो एग्जाम्पल भी मैं देते गया हूँ ताकि इन पठारों के बारे में अगर पूछा जाए तो आप जो है आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है बच्चों। अब पठार हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैंने बताया पठारों के अंदर बच्चों खनिजों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखेंगे ज्वालामुखी पठार के अंदर या इन ऐसे पठार के अंदर जो कि अंदर से जो संरचना निकल के आती है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो अंदर पदार्थ जो जितने भी पठार उठ गया वो सारा का सारा पदार्थ अंदर था। यहाँ पे प्लेटों के संकुचन के कारण क्या हुआ कि वहाँ का अंदर का सारा पदार्थ जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, जिससे कि अंदर के जितने खनिज थे बच्चों वो ऊपर आ गए। और आज भी देखेंगे कि अगर वनस्पतियों के दृष्टिकोण से भी पठार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज भी छोटा नागपुर के पठार के ऊपर जो लाख वनस्पति पाई जाती है बच्चों, लाख की वनस्पति पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाई जाती है तो छोटा नागपुर पठार के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। वैसे जो है कनाडियन शिल्ड के अंदर देखेंगे वहाँ भी बहुत ज़्यादा खनिजों का मात्रा पाया जाता है। भारत में खुद दक्कन का पठार जो है खनिजों के लिए विशेष है। वहाँ पे कृषि के लिए भी अगर देखेंगे लेटराइट मृदा होती है उनके ऊपर, इसमें काजू कहवा आदि की खेती बहुत ही आराम से हो सकती है। सपाट भूमि होने के कारण वहाँ पे यातायात भी सुलभ होता है। तो आप देख सकते हैं कि पठार हमारे लिए जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैदानी भागों के बाद अगर कहीं ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो वो पठारों पे ही रहती है बच्चों, ठीक है। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।